नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि पता है कि इस समय जो है दिवाली का महीना चल रहा है। आज छोटी दिवाली है, तो आप सभी को, आप सभी साथियों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने, अगर आपसे बातें करें पिछले अध्याय में, पिछली क्लास के अंतर्गत आप बच्चों से चर्चा जहाँ तक हो चुकी है, अगर मैं बातें करूँ तो व्यंजनों का वर्गीकरण, पंचमाक्षर एवं नासिक में संबंध, यहाँ तक कि हमारी आपसे वार्ता हो चुकी है अपने इस जो सीरीज के अंतर्गत। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे और साथ ही साथ संयुक्ताक्षर जो होते हैं बच्चों, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, उनका प्रयोग किस तरीके से होता है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। बहुत सारे साथीगण जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी दिवाली की बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं बच्चों। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान से। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान की अगर बातें किया जाए बच्चों, वर्णों का उच्चारण स्थान, हम इसके अंतर्गत स्वरों पर भी चर्चा करेंगे, व्यंजनों पर भी चर्चा करेंगे और कुछ अन्य बातों की भी चर्चा करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान का मीन्स ये होता है, जब भी हम कोई भी ध्वनि बोलते हैं जिस स्थान को स्पर्श करके उच्चारित होती है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर वह मुख के किसी न किसी भाग का, मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई उच्चारित होती है, उच्चारित होती है। जिस भाग को स्पर्श करती है, जिस भाग को स्पर्श करती हुई उच्चारित होती है, उच्चारित होती है, उसे ही वर्ण का उच्चारण स्थान, उसे ही उस वर्ण का उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थल या स्थान कहते हैं बच्चों। यानी जिस स्थान से उच्चारित होती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थल या स्थान बच्चों कहलाती है। बातें क्लियर है? एक बात सीखिए बच्चों, जब भी हम कोई भी वर्ण बोलने का प्रयास करते हैं, कोई भी दुनिया की कोई भी वर्ण ध्वनि हो, ध्यान देना। अगर मैं एक मुख की बात करूं, ये मान लो कि एक आदमी है, ठीक है। जब भी कोई भी वर्ण आप बच्चों बोलने का प्रयास करते हो तो सबसे पहले वह आपके कंठ में आती। सबसे पहले कहाँ आती है? कंठ में। कंठ से ऊपर जाती है तो दूसरा स्थान होता है तालु, और तालु को स्पर्श करने के बाद जब आगे बढ़ती है तो मूर्धा से, यानी मसूड़ा से स्पर्श होता है, जिसको कि बच्चों हम मूर्धा बोलते हैं। और मूर्धा से आगे आने के बाद चौथा स्थान जो स्पर्श करती हो दंत, और पांचवा स्थान बच्चों ओठों को स्पर्श करते हुए ध्वनि जो होती है बाहर आ जाती है। तो देखो, यही 5 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ, कंठ के, तालु टी, मूर्धा एम, दंत डी और ओष्ठ ओ, केटीएम 2। तो इसी तरीके से जो वर्ण ध्वनि होती है बच्चों उच्चारित होती है।
अब इनको बहुत प्यार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर बातों को सीखिएगा, समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों। जैसे मैं एकदम आपको मुख के अंतर्गत एकदम प्रैक्टिकली करके एक एक वर्ड दिखाना चाहता हूं। बहुत ध्यान से समझना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मान लेते हैं कि एक इंसान का क्या है, खोपड़ी है, ठीक है। एक इंसान की जो खोपड़ी है उसको कुछ इस तरीके से है बच्चों, ठीक है। अब इसमें अगर हम उच्चारण स्थल की बात करें तो देखना, ये आपकी नाक होती है, यहाँ से उच्चारित करते ये माथा, ये ऊपर वाला भाग, ये जो आप देख पा रहे हो बच्चों क्या होता है, आपका सर वाला भाग होता है। सर से आप आगे चलोगे तो ये आपका होता है, और यहीं पर ये स्पर्श करते हुए आप देखोगे कि मुखाकृति, ये मुख होती है, ये ओष्ठ होती है, ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा बच्चों। ये आपका जो है, ये जो स्थिति होती है मुख के ऊपर वाली जो स्थिति, ये वाली बातें हैं बच्चे। अगर हम अंदर के कुछ ढांचे की बात करें तो नाक से उच्चरित होते हैं, यहाँ से कुछ नलियाँ गई हैं, यहाँ से ये वाला बिंदु आपको देखना है। ये जो होता है बच्चों, ये स्थिति तालु की होती है। किसकी होती है? तालु। और इसी के जस्ट ऊपर तालु की ये मूर्धा होता है बच्चों। क्या होता है? मूर्धा। और ये जो स्थिति होती है ना, ये दांत मान लेते हैं कि आपके क्या हैं, ये दांत हैं, ये इधर से चुकीले दांत हैं बच्चों। और ये स्थिति जो है आप देख पा रहे हो, ये भी इसको दांत का ही भाग माना जाएगा। और यहाँ पर आपका काकल है। काकल का मतलब जानते हो? ललरी, जिसको आप कहते हो ललरी। ये आप बाकी अंदर का भाग है, अगर आप देखो तो ये अंदर का भाग है। अब बच्चे ये जो दोनों स्थितियां हैं, इनको अगर हम एक फिगर के दौरान समझने का प्रयास करें, ये जहाँ पर मुख आपका बंद होता है, ये वाला भाग बच्चे, यहीं देखो अब आओगे, जीभ जहाँ समाप्त हो रही वहीं पर काकली है। क्या है? काकल, जिसको आप नाल कहते हो, ये काकल है। सबसे पहले बच्चे तो आप ये जानो कि जैसे ही आप बोलने का प्रयास करते हो, कोई भी ध्वनि बोलने का प्रयास करते हो, तो सबसे पहले आपके कहाँ आती बच्चों? कंठ में आती है। सबसे पहले ध्वनि कहाँ आती है? कंठ में आती है बच्चों, कंठ में। कंठ में आने के बाद, जैसे कंठ में आ गई, कुछ भी बोलने का प्रयास करो, कंठ में आई, ठीक है, ग्रास नली में आई, फिर इससे ऊपर उठेगी, जा करके कहाँ? सर के नीचे, ये जो तलुआ है, तलुआ से जाके लड़ाएगी बच्चों। यानी जो दूसरी स्थिति होती है, ये वाला जो नीचे वाला सिरा है, ये तलुआ है। यानी दूसरी जो स्थिति होती है बच्चे, कहाँ से? तालू से टकराती है। कहाँ टकराएगी? तालू से टकराती है। तालू के बाद की स्थिति की अगर लेके जाएं, तालू से ऊपर वाला भाग, तालू, उसके नीचे जब बढ़ोगे बच्चे, दांत के ऊपर और तालू के नीचे वाला जो हिस्सा है वही मूर्धा कहलाता है। यानी कहीं ना कहीं ये तालू है, और इसी तालू के बगल ये वाला दांत के, ये दांत है, दांत के ऊपर की स्थिति। और बच्चे ध्यान देना, ये दांत के ऊपर की स्थिति और तालू के नीचे की जो स्थिति होती है, ये आपकी होती है मूर्धा की बच्चों। किसकी होती है? मूर्धा की होती है, यानी मूर्धा से टकराती है। मूर्धा के बाद बच्चे ये भी ध्यान देना, मूर्धा के बाद ये स्थिति जो ये दो आपको दिख रहे हैं, ये और ये दोनों स्थितियों में क्या है बच्चे? ये अगर हम बात करें, ये और ये स्थिति जो है, क्योंकि ऊपर ही दांत है और नीचे भी दांत है, तो ये बच्चे जो आपका स्थान होता है, ये दांत का होता है, यानी कि दंत होता है। कई बार बच्चा परेशान होता है नासिका को लेकर, कहते हैं ना नाक से बोल रहा है, नाक के बल से भी जब आवाज़ निकले बच्चे, तो इसमें समझना, ये वाली स्थिति में आप बच्चे दांत की बात किए, मुख दांत के ऊपर ही अगर आप देखेंगे, ये ग्रास नली जा करके क्या होता है, इसी तालू के अंदर से यहाँ लग जाती है। तो ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये वाली जो भाग है बच्चों, यही क्या है? आपका नासिका है। क्या है? नासिका की बात करते हैं, जिसमें आप कहते हो कि नाक से आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, जब पूरा का पूरा हो गया, नासिका भी आ गया, दांत से लड़ेगी आवाज़, ध्वनि। अब दांतों से लड़ने के बाद ध्वनि क्या होती है? आगे बढ़ेगी। और जैसे दांतों से लड़ करके ध्वनि आगे बढ़ेगी तो ओठों को स्पर्श करते हो। जगजीत सिंह का गज़ल तो सुना ही होगा, ओठों से छू लूँ तो तेरा गीत अमर हो जाए, ऐसा करके है कोई गाना ना। तो ओठों को स्पर्श करते हुए बच्चे, तो देखो ये ओठ है और ये ओठ है, क्योंकि एक ऊपरी ओठ और एक निचली ओठ दांत के ऊपर, तो ये इसको स्पर्श करते हुए क्या हो जाएगी? ध्वनि उच्चरित हो जाएगी। यानी बच्चों ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ये तो ओष्ठ हो गया बच्चों।
तो देखो बच्चों, मुख्य रूप से 5 ही उच्चारण स्थल हैं के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। एक तो नासिका की भी बात हमने कर लिया ज़रूर, ठीक है, नासिका की भी बात कर ली, लेकिन मूल रूप से यही 5 उच्चारण स्थल हैं बच्चों जिनको आप देख पा रहे हो। क्लियर है बातें यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक बातें क्लियर है बच्चे? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बात और समझना, आपको एक बात इसी के साथ और जो सीखनी है बच्चों, वो ध्यान दो। ये तो उच्चारण स्थल की बात हो गई। अगर हम एक एक वर्णों को भी इसी के अंतर्गत रख दें तो देखना, अभी पहले स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, फिर अभी आप रखते चले जाएंगे। जैसे हम पहले स्वरों को रखे हैं, स्वरों को अगर रखें तो बच्चे स्वरों में यहाँ पर देखो कौन कौन सा स्वर आएगा, छोटा आ, बड़ा आ, आकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी छोटा आ, बड़ा आ। फिर अगर आगे बढ़े तो तालु के अंतर्गत बच्चे देखो छोटी ई, बड़ी ई, ये आपका हो जाएगी तालु। और अगर मूर्धा के अंतर्गत चलें तो बच्चे छोटा ऊ, नहीं मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, बच्चों यहाँ री आ जाएगा, क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। और टू का मतलब होता है बच्चों, टू का मतलब टा वर्ग, री टू टा वर्ग, यानी ट री, अच्छा टू री टू, लिटू लसानाम दंता ली। वैसे ली ध्वनि का उच्चारण स्थल बच्चों ये संस्कृत में ध्वनि प्रयोग होती है, हिंदी में नहीं होती, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फिर ओष्ठ की बात करेंगे अगर बच्चों तो देखो उ का उच्चारण स्थल क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो ये तो बातें कर लिए बच्चे। इसके अलावा क्या बचा, ए आई ओ औ। बच्चे जरा हमें एक बात बताओ, इसी में से मैं अभी सिखाऊंगा, आपको लिखना नहीं है, पहले इसको समझ लेना फिर लिखवा दूंगा। ए आई और ओ औ की बात कर रहा हूँ। ए आई, एक ध्वनि ए आई बच रहा है और दूसरी ध्वनि ओ औ बच रहा है, ओ और औ। अच्छा बच्चे, और क्या बच रहा है, अन अह। तो नासिका अनुस्वार से, नासिका यानी अनुस्वार से, अनुस्वार तो यहाँ आ गया, आहा जो है बच्चे ये कंठ से होता है, कोह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी विसर्ग का उच्चारण स्थल कंठ होता है। तो देखो स्वरों को पूरा रख दिया बच्चों, किसको, स्वरों की बात करो। जरा एक बात हमें ये बताइए, आप जरा कल्पना करो बच्चों, कल्पना क्या करना है, सोचना ही है। अगर ए और ऐ की बात बच्चे आपसे किया जाए, ए की ही बात करो, ए कैसे बनता है, तो कहो कि गुरुजी आ प्लस ई के योग से ए बनता है। बोलो हाँ, बिल्कुल बात सही है। आ का उच्चारण स्थल, आ का उच्चारण स्थल देखो क्या है बच्चों, कंठ। आ का उच्चारण स्थल कंठ, प्लस ई का उच्चारण स्थल क्या है बच्चे, जरा देखो, ई का उच्चारण स्थल तालु। तो कंठ प्लस तालु मिलकर के क्या हो जाएगा, कंठ तालु। यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों, कंठ तालु। तो देखो ये कंठ और ये वाली तालु, ये बच्चे ध्यान देना, मैं एक इधर से निकालता हूँ तीर, ये यहाँ, और ये कंठ, ये तो तालु हो गया, और ये वाले भाग का बच्चों कंठ है। तो कंठ तालु यानी कि ए आपका हो गया बच्चों ये कंठ तालु। कंठ तालु के अंतर्गत क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए अथवा ऐ का, ए एवं ऐ का उच्चारण स्थल कंठ तालु हो गया। अच्छा ओ और औ पर भी आ जाओ बच्चों। ओ कैसे बनता है गुरुजी, कहोगे आ प्लस ऊ के योग से बच्चे, बिल्कुल आ प्लस यू। आ का योग होता, आ किससे उच्चारित होता है, कंठ से। ऊ कैसे उच्चारित होता है, तालु ओष्ठ से। ऊ आपका ओष्ठ से होता है बच्चों, ऊ ओष्ठ से होता है, चाहे देख ही लो। तो ये कंठ प्लस ओष्ठ मिल करके ओ औ का उच्चारण, देखो ओष्ठ, ऊ ये है आपका ओष्ठ। ये देखो बच्चों ओष्ठ, ये दोनों ओष्ठ है और यहाँ आपका कंठ है। अब ऐसी स्थिति में कंठ ओष्ठ की बात कर, देखो ऊ उच्चारण भी करके देखो, ऊ ऊ ऊ ऊ, देखो अंदर से आ रहा ऊ ऊ ऊ, कंठ और ओष्ठ, ऊ ऊ ऊ। तो देखो बच्चे इस स्थिति में यानी कि कंठ तो उच्चारित हो ही रहा है, कंठ के साथ साथ ये ओष्ठ तो स्पर्श कर ही रहा है, ओष्ठ के साथ साथ बच्चे ये कंठ को भी स्पर्श कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे ये क्या हो रहा है, कंठोष्ठ, यानी क्या हो जा रहा है, कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर के कंठोष्ठ हो रहा है। यानी कि ओ अथवा औ, ओ एवं औ का उच्चारण स्थल क्या हो गया बच्चे, कंठोष्ठ। एक फिगर के माध्यम से समझिए, बाकी तो हम एक एक पॉइंट बच्चों आपको अभी लिखवाएंगे भी, समझने है आपको बहुत प्यार से। तो देखो ये कंठोष्ठ में ओ और औ हो गया प्यारे बच्चों। तो देखो उच्चारण स्थल हमें लगता है कि हमने स्वरों की पूरी बात कर ली। ये बात किसकी हो गई, स्वरों की। अब बच्चे फटाक से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या, फिर हम अभी देखते हैं। अ आ आहा का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, और री का उच्चारण स्थान मूर्धा, और उसके बाद ली का उच्चारण स्थान दंत, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ,
ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ औ का उच्चारण स्थान बच्चे कंठ ओष्ठ, अन का उच्चारण स्थान नासिका है। तो ये तो उच्चारण स्थल हो गया बच्चों, क्या हो गया, उच्चारण स्थल हो गया किसका, स्वरों की बात कर लिया, किसका बच्चों, स्वरों की बात कर लिया। अब दूसरी बात समझो बच्चों, हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन में जब आप बोलने का प्रयास करो तो सबसे पहले कंठ, कंठ मतलब का वर्ग, कंठ मतलब बच्चे ऐसे याद करो, देखो पहला दूसरा तीसरा जैसे हमने चले हैं वैसे चलेंगे। इसका मतलब बच्चे ये समझ लो, आप क्या समझ लोगे कि यहाँ तो हो गया आपका कंठ का वर्ग, क्या हो गया बच्चे, का वर्ग कंठ से, बहुत ध्यान से देखना, का वर्ग कंठ से, KTM 2, KTM 2 गाड़ी मांगते थे शादी विवाह में, वही मांग लो आज भी, का वर्ग कंठ से। च वर्ग बच्चे तालु से, च वर्ग तालु से, और इसके बाद ट वर्ग की बात करेंगे बच्चे, ट वर्ग मूर्धा से, और इसके बाद ट वर्ग के बाद आता है बच्चे त वर्ग दंत से, और इसके बाद आता है प वर्ग ओष्ठ से, पा वर्ग ओष्ठ से। तो देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यही तो आपके वर्ग हैं, 5 ही वर्ग हैं। अच्छा, एमगणना नाम च नासिका, पंचम ध्वनि जो होती बच्चे, पंचम मतलब ऐसे समझ जाओ, अंगा, इया, आड़ा, ना और माँ का उच्चारण स्थल क्या होता है बच्चों, नासिका होता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, नासिका। और अभी देखो जैसे अंगा का उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है, यहाँ का उच्चारण स्थान तालु भी है, नासिका भी है, अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी है। ऐसी स्थिति में बच्चे मान लो कल को पेपर में आपको दोनों दिख जाए, क्या हो बच्चे, कल को पेपर में आपको दोनों दिखे, तो दोनों की स्थिति में एक बात ध्यान देना, क्या बात ध्यान देनी है, हमेशा अगर कोई परिवार बड़ा होता है तो उसका राशन कार्ड भी देखते हो अलग बन जाता है। जब राशन कार्ड अलग बन जाता है तो उसको राशन उसी के राशन कार्ड पर मिलता है, नहीं है तो माँ बाप तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, वही जान लो बच्चे। ऐसे ही जैसे अंगा का उच्चारण स्थल अगर बच्चों नासिका भी दिया जाए, कंठ भी दिया जाए, तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता आप नासिका को देंगे। अगर दोनों दे दे तो दोनों देंगे, लेकिन दो में से कोई एक ही चूज करना हो तब उस स्थिति में बच्चों क्या करोगे, नासिका की बात करोगे। ऐसे ही नासिक के वर्णों में किया जाता है। अच्छा, तो देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हो गया। अब इसके बाद बचता क्या है, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में बच्चे या, वा, रा, ला की बात करते। देखो अकु विसर्जनीय नाम कंठा तो ठीक है, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। देखो या का उच्चारण स्थान यहाँ, या सा, इचु यसा नाम तालु, या, और बच्चे इसको ऐसे समझो, या के बाद आता है बच्चों रा, तो यहाँ कर दोगे रा आपका मूर्धा से, रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, ला का उच्चारण स्थान बच्चों दंत से, और वकारस्य दंतोष्ठम। एक बच्चा देखो ऐसे लिखते हो, कंठ को छोड़ दो, या इसके बाद रा, या रा ला हो गया, बच गया वा। देखो वा मतलब वकारस्य दंतोष्ठ, दांतों को भी स्पर्श कर रहा है, ओष्ठों को भी स्पर्श कर रहा है बच्चे। ऐसी स्थिति में देखो ये आपके दोनों दांत हैं, ये दोनों आपके क्या है बच्चों, दांत हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसको अलग करके बनाता हूँ, ये देखना, मैं इसको लेके निकलता हूँ किधर, ये लिख दे रहा हूँ। ये दोनों दांत हैं बच्चे, वो दांत और उसके बाद ओष्ठ, ये आपका ओष्ठ है बच्चों, दांत प्लस ओष्ठ की स्थिति, ये दोनों ओष्ठ है, ये मान लो दांत प्लस ओष्ठ मिलकर के क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ ध्वनि में बच्चे क्या हो जाएगा, वाह, क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण में बा का उच्चारण भी दंतोष्ठ की भांति होता है बच्चों। चलो तो देखो हमने क्या कर लिया, देखो या, रा, ला और वा, या का उच्चारण स्थान तालु, या तालु से, और रा मूर्धा, ला दंत, वा दंतोष्ठ हो गया बच्चे। क्लियर है, या रा लावा हो गया बच्चा। अब आपका ऊष्म व्यंजन स है। तो देखो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसी का वर्ग के अंतर्गत आ जाता है बच्चों, श आ जाता है। क्या आ जाता है, देखो हमने वकारस्य भी रख दिया, श को भी रखते, श यहाँ आ गया। फिर इसके बाद बच्चे तालु की बात करेंगे, इचु यशा नाम तालु, यशा नाम तालु। तो बच्चे ये सा आपका कंठ नहीं होता, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ये हो गया आपका सा यहाँ स, और इसके बाद मूर्धन स, ये स। हा का उच्चारण स्थान बच्चे यहाँ पर आ जाता है कंठ से,
हा का उच्चारण स्थान कंठ से आ जाता है। तो ध्यान देना, देखो या रा ला, ध्यान से समझिए बच्चों, या रा ला की बात किया, वा दंतोष्ठ हो गया। फिर ऐसे सा सा की बात किया, हा आपका कंठ हो गया प्यारे बच्चों। ये तो उच्चारण स्थल हो गया। अच्छा, कई बार वर्ड्स को लेकर के बच्चा कंफ्यूज होता है कि वर्ड्स ध्वनि क्या होती है। वास्तव में वर्ड्स का मतलब होता है बच्चा जो दांत का उभरा हुआ दांत है, जैसे देखो रे रे ले रे ले, जो उभरा हुआ खारदूदर पार्ट है ना, वही वर्ष ध्वनि है बच्चे। वर्ष ध्वनि के अंतर्गत वैसे मूल रूप से रा और ला को आता, रा और ला आता है। बाकी उनके अलावा जैसे जे, फे, ने, से, यानी जो आपके अरबी फारसी के वर्ण हैं वह भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं प्यारे बच्चों। बताओ यहाँ तक बातें क्लियर है क्या साथियों? एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें, बताइए यहाँ तक बातें क्लियर है क्या बच्चों? ये बातें हमने आपसे चर्चा में लाया कि किस तरीके से उच्चारण स्थल किया जाता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जैसे कि आपको अच्छे से दिख जाए बच्चों। ठीक है, बातें क्लियर है? बातें क्लियर है मेरे बच्चों? एक बार थोड़ा सा बताइए बच्चे, एक बार पैनल को स्विच कर दीजिएगा जैसे कि बच्चों को बहुत अच्छे से दिख जाए। स्क्रीनशॉट भी लेना हो बच्चे, आराम से स्क्रीनशॉट भी बच्चे ले सकते हो। बिल्कुल आपके सामने पैनल स्विच है बच्चों, देख सकते हो, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बातें क्लियर है बच्चों? चलो अब इन्हीं बिंदुओं को हम लिख लेते हैं, इन्हीं को क्या करते हैं अच्छे से लिख लेंगे, किस तरीके से प्रश्न बनेगा उस पर भी चर्चा कर लेंगे बच्चों। आओ तो अब हम हेडिंग के साथ साथ इसी को एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। वैसे आशा करता हूं कि आप बच्चों को चीज़ें एक एक समझ में आ चुकी होंगी। खुद ब खुद आप देख रहे होंगे कि एक एक पॉइंट आपको हमने एक फिगर के माध्यम से ही समझाया और चीज़ें समझ में भी आ चुकी होंगी बच्चों। आओ बात कर लेते हैं उच्चारण स्थल की। देखिए वर्णों का उच्चारण स्थल, अब यहाँ पर सूत्रों का भी प्रयोग कर लेंगे बच्चों। किस तरीके से सूत्र का प्रयोग होता है उनको भी देख लेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान, एक एक बिंदु को बच्चे देख लेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थल किस स्थान पर होता है वो भी देख लो। एक तो सूत्र के माध्यम से चीजें बहुत शीघ्र याद होती हैं, इसलिए पहले सूत्र पर भी चर्चा कर लेते हैं कुछ। तो जैसे देखिए पहले सूत्र की बात करते हैं, आकुह विसर्जनीया नाम कंठः। आकुह विसर्जनीया नाम, आकुह विसर्जनीया नाम कंठः, यानी कि कंठ। आकुह विसर्जनीया नाम कंठः। उसके बाद दूसरा सूत्र होता है बच्चों, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। और तीसरा सूत्र हो जाता है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और चौथा सूत्र होता है बच्चों ऋतु लसा नाम दंतः, ऋतु लसा नाम दंतः। और पांचवा सूत्र होता है बच्चों उपध्य, उपुपध्यमानीया नाम, उपुपध्यमानीया नाम, उपुपध्यमानीया नाम। बच्चे देखो दो तरीके से लिखा जाता है। उपध्य, कहीं कहीं पर पू को हटा देते हैं, लोप कर देते हैं। उपध्य क्या लिखते हैं, उपध्यमानीया नाम ओष्ठव। लेकिन उपू से जल्दी याद होता है, ये भूलता नहीं, इसीलिए हम उपुपध्यमानीया नाम ही बच्चों को बताते हैं। इसी को आपको जानना है ना। उपुपध्यमानीया नाम ओष्ठव क्या होता है बच्चों, उपुपध्यमानीया नाम ओष्ठव। और इसके बाद पहले स्वर को ही लग देते हैं, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ओ दोतो कंठोष्ठ।
अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको ओ दो तो, यानी यहाँ पर औ की मात्रा मिलेगा, यहाँ ओ की, ओ दो तो भी मिलता है। तो ओ दो तो या ओ दो तो, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे याद कर लो, याद ही करना है, ठीक है। ओ दो तो कंठोष्ठ। और इसके बाद बच्चे फिर बात कर लेते हैं एम गणना नाम च नासिका। एम गणना नाम नासिका च, एम गणना नाम नासिका च। देखो बच्चों, एम गणना नाम नासिका च, और बच्चे इसी में एक सूत्र और भी लिख देते हैं, नासिका अनुस्वारस्य भी, अनुस्वार भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए अलग से ना लिख करके उसी में लिख देते हैं। एवं एक सूत्र और लिख देते हैं, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, यानी इसी में नासिका भी आ जाती है, इसलिए इसको भी लिख देते हैं जगह बचाने के लिए। या तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले लिख देते हैं पीछे और इसको लिखते हैं आगे बच्चों। ये यहाँ लिख देते हैं, ये एक बिंदी बच गई कहाँ से, एम गणना नाम, हाँ इसकी बिंदी है ये। एक सेकंड बच्चों, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ये पकड़ में आ गया, ये रख दिया। नासिका अनुस्वारस्य, एम गणना नाम, अच्छा एवं भी उठाना पड़ेगा, एवं इसका कलर बदल देते हैं जैसे कि आपको दिखे। तो देखिए, नासिका अनुस्वारस्य एवं एम गणना नाम नासिका च, दोनों को सूत्रों को एक साथ रख देते हैं। इसके बाद आता है बच्चे वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठ। अलिजिह्वा याम स्वरयंत्री, अलजिह्वा नाम स्वरयंत्री, यानी स्वरयंत्री की बात करते हैं बच्चे तो हा को अलग कर देता है। तो देखो, ये तो उच्चारण स्थान के क्या हो गए, सूत्र हैं, ये बच्चे क्या हैं, सूत्र हैं। अब इनके सूत्र के आधार पर अगर आप बच्चों से मैं बातें करूं, थोड़ा सा आप चाहना तो यहाँ पर ऊपर लिख डालना, हेडिंग लिख लेना सूत्र, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, मैं बहुत ज़्यादा कर दूंगा बच्चों तो दिखेगा कम, ठीक है। तो देखो, अकु विसर्जनीय नाम कंठ की बात करें, अगर उच्चारण स्थल वर्ण की बात करें तो देखो, कंठ से कंठ, कंठ से बच्चों कंठ, और इचु यसा नाम तालु, तालु से तालु। तो देखो, कंठ तालु, मूर्धा से बच्चों मूर्धा, ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आप ऐसे भी देखेंगे तो कंफ्यूज मत हुआ करिए, दोनों होता है। कारण क्या है, मैं संधि के अंतर्गत आप बच्चों को बताऊंगा। और लितु लसा नाम दंता, यानी कि दंत की बात करते हैं, और ओष्ठ यानी कि ओष्ठ से उच्चारित की बात करते हैं। और यहाँ देखिए, ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु, ओ दैतो, ओ दैतो, ओ दौतो कंठोषण, या ओ दैतो भी लिख सकते हैं, ए दैतो, ओ दैतो, ओ दोतो, जैसे भी आपको याद हो जाए वैसे कर लो बच्चों। कंठोष्ठ। और नासिका अनुस्वारस्य, यानी नासिका की बात किया जाएगा। वकारस्य दंतोष्ठम, यानी ये हो गया बच्चे दंतोष्ठ। और अलजीवायाम स्वरयंत्री,
स्वरयंत्री ध्वनि की बात की जाती है बच्चों। तो देखो ये तो उच्चारण स्थल हो गए, यानी उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से वर्ण उच्चारित होता है बच्चों। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अब मैं उदाहरण पहले लिख लेता हूँ, देखना बच्चों यहाँ से आ का मतलब होता है छोटा आ और बड़ा आ। और कु का मतलब होता है बच्चों का वर्ग, कु का मतलब होता है कै वर्ग। आ कु हा का मतलब हा, और विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग। इनका उच्चारण स्थल बच्चों कंठ होता है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले बच्चे वर्ण आ का वर्ग हा और आहा हो गया। ये क्या हो गए, इनका उच्चारण स्थल बच्चों कंठ हो गया। बातें क्लियर है। इचु यसा नाम तालु की बात करते हैं। इचु यसा नाम यानी ए। क्यू का मतलब हो गया बच्चे छ वर्ग, इचु। यसा नाम या और सा, ये सा जो होता है इसको बड़ा सा भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, बड़ा सा भी कहा जाता है। इचु यशा नाम तालु। फिर बच्चे ऋतु रसाणाम मूर्धा की बात करते हैं। तो देखो री टू का मतलब होता है टे वर्ग री टू। रसाणाम र, श का मतलब बच्चे मूर्धन्य शकार, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। लितु लसा नाम दंता ली, टू का मतलब बच्चे ते वर्ग ली टू। लसा नाम ल और सा, लितु लसा नाम दंतः। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव। उपपद्यमानीय नाम बच्चे, इसका कहने का मीन्स ये होता है, जैसे समझिए उ और पू का मतलब होता है बच्चों प वर्ग। और पद्यमानीय वैसे हिंदी में प्रयोग नहीं होता, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्लास को देखते हैं, जानने की इच्छा कहती बच्चे जब प और फ के पहले अर्ध विसर्ग स्वर का चिन्ह लगाया जाता है। ये जो साइन होता है आपने देखा होगा, संस्कृत में प्रयोग होता है, वैदिक संस्कृत में खास तौर से ये आपका अर्ध विसर्ग होता है। जब अर्ध विसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये आपका उपध्यमानीय नाम ओष्ठव की बात करते हैं, यानी उपध्यमानीय नाम है। जिह्वा मूली जिह्वा मूलस, जब जिह्वा मूलम की बात करते हैं बच्चे का और खा की बात करते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग हमारे संस्कृत वैदिक संस्कृत में होता है, इसलिए इन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। ए दैतो कंठ तालु की बात मैंने किया, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थल जो है बच्चे ये कंठोष्ठ है। नासिका अनुस्वारस्य, यानी नासिका मतलब अंग अन्य हो गया। और इसके बाद बच्चे देखो एम गणना नाम च नासिका। एम गणना मतलब इया अंगा, इस तरीके से, लेकिन संस्कृत में हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी के अनुसार ही रखेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा अंगा, इया, आड़ा, ना और माँ, इनका उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा बच्चों, नासिका हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही है ना। तो एम गणना नाम च नासिका। फिर वकारस्य दंतोष्ठम, वा का उच्चारण स्थल दंतोष्ठ हो गया बच्चों। अल जिह्वायाम स्वरयंत्री, यानी इसके अंतर्गत हा आता है। हा बच्चे क्या होता है, स्वरयंत्री होता है। इसको इसलिए स्वरयंत्री कहा जाता है, जब भी आप इस वर्ण की उच्चारण की बात करते हो, इंसान देखते हो जब मरणासन की स्थिति में होता है, यानी अंतिम अवस्था में होता है, तो उसके बाद भी उससे मुख से एक सांस चलती रहती, वही होता है हकार, जिसको आप स्वरयंत्री की बात करते हो। हा लंबी सांस, जब उल्टी सांस कहते हैं ना, उल्टी सांस चल गई है, यानी अब आदमी जाने वाला है, तो उसको बच्चे हम अलजिह्वा यानी स्वरयंत्री की बातें करते हैं। बातें क्लियर है। अच्छा, ये तो बात हो गई उच्चारण स्थल की। कई बार बच्चे आपने देखा होगा कि इसी से रिलेटेड एक प्रश्न बहुत खतरनाक पूछा जाता है। वह प्रश्न होता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न बच्चों, कि यह वर्ण ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। जैसे कंठ से उच्चरित होती है कोई ध्वनि ना, तो कंठ से उच्चरित होने वाला जो वर्ण होता है बच्चों, वह कंठ्य वर्ण कहलाता है। कौन सा ध्वनि, कंठ्य ध्वनि कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कंठ्य ध्वनि। तालु से उच्चरित होने वाला जो वर्ण होता है बच्चों, वह तालव्य ध्वनि कहलाती है। और मूर्धा से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वह मूर्धन्य, कौन सी ध्वनि बच्चे, मूर्धन्य की बात करते हैं, वह मूर्धन्य वर्ण कहलाती हैं। और अगर बात हम करें तो देखो कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, और दंत से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं बच्चों, वह दंत्य ध्वनि कहलाती हैं। और उपध्यमानीय नाम ओष्ठव, ओष्ठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ जो होती हैं ओष्ठ्य,
ओष्ठ्य वर्ण या ओष्ठ ध्वनि कहलाती हैं, और कंठ तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ कंठ तालव्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? कंठ तालव्य ध्वनि कहलाती हैं। और ओदौतो कंठोष्ठम, ये कंठोष्ठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि जो होती है वह कंठोष्ठ्य। कौन सा वर्ण ध्वनि बच्चे? कंठोष्ठ्य ध्वनि कहलाती हैं। और नासिका नासिका से नासिक की बात करते हैं बच्चे, ये नासिक्य ध्वनि कहलाती हैं। और इसके बाद आता है दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, तो ये बच्चों दंतोष्ठ्य। कौन सी ध्वनि बच्चे? दंतोष्ठ्य ध्वनि। और हा से बात करते हैं बच्चों तो अलजिह्वायाम स्वर यंत्री की बात करते हैं बच्चों, काकल्य ध्वनि कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण की बात करते हैं या काकल्य ध्वनि की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बने तो आराम से कर सकते हो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से प्यारे बच्चों, कौन सा किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो अब आप बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे, किसी प्रकार से दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर रखते चले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको रखते चले जाना है। एक सेकंड में पूरी ध्वनियों को रख देता हूँ। ये हो गया आपका कंठोष्ठ ध्वनि, ये हो जाएगा आपका नासिक ध्वनि, ये हो जाएगा बच्चों दंतोष्ठ ध्वनि, और ये हो जाएगा आपका काकल्य ध्वनि प्यारे बच्चों। बातें क्लियर है? तो अब देखो वर्णों के उच्चारण स्थल से बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आते हैं, इनको आप एक बार क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले सकते हैं। एक बार पैनल को स्विच करिएगा टेक्नीशियन साहब, जैसे कि बच्चे आराम से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सके। तो बच्चे देख पा रहे हो, आकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंतः, उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, ए दैतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्ठ, नासिका अनुस्वारस्य एवं अमगणना नाम नासिका च दोनों कर दिया, वकारस्य दंतोष्ठ, अलजिह्वायाम स्वर यंत्री की बात किया, फिर कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ, नासिका दंतोष्ठ और स्वर यंत्री की बात किया। फिर आपसे वर्णों के उच्चारण स्थल पर बच्चे बात किया, और इसके अंतर्गत कौन सी ध्वनि कहाँ से उच्चरित होती है, कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, कंठ तालव्य ध्वनि, कंठोष्ठ ध्वनि, नासिक ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि और काकल्य ध्वनि पर भी बच्चे चर्चा और परिचर्चा किया। आशा करता हूँ मेरे बच्चों को एक एक बातें, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगी। बातें क्लियर है मेरे बच्चे? चलो अब देखो, ये तो वर्णों के उच्चारण स्थल की बात कर लिया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है वह आता है संयुक्ताक्षर को लेकर के। किसको लेकर के बच्चे? संयुक्ताक्षर ध्वनियों को लेकर के। तो हम आइए संयुक्ताक्षर पर भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर व्यंजन। देखिए बच्चे, संयुक्ताक्षर व्यंजनों की जब बात करते हैं तो संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है। कितनी है? संयुक्ताक्षरों की संख्या बच्चों 4 है। कौन कौन से 4 वर्ण संयुक्ताक्षर हैं? तो एक तो आपका आ जाता है बच्चों इसके अंतर्गत छ, और इसके बाद दूसरा आता है बच्चों आपका त्र, और तीसरा आता है बच्चों ज्ञा, छ त्रंग ज्ञा, और चौथा आ जाता है बच्चों स्रा। तो देखो बच्चों, एक बात तो सीखो, संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या या संयुक्ताक्षर ध्वनियों की संख्या की अगर बात किया जाए कि कितने हैं, तो संयुक्ताक्षर वर्ण या संयुक्ताक्षर ध्वनियाँ जो हैं प्यारे विद्यार्थियों, वह कितने हैं? वह 4 ध्वनि हैं। कौन कौन से 4 ध्वनि हैं? मैं इन पर एक एक पॉइंट पर आपसे अच्छे से चर्चा करने वाला हूं बच्चों। इस बात को आप सीखना, अच्छे से चर्चा करने वाला हूं प्यारे बच्चों। जैसे छ त्रंग ज्ञा और स्रा की बात किया गया, किसकी बात किया प्यारे बच्चों? छ त्रंग ज्ञा और स्रा की बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी ध्वनि है। कम अच्छा दिख रहा हो, मैं फिर से लिखता हूं, इसको अच्छे से लिखता हूं। अब दिख रहा है, छ त्रंग ज्ञा और स्रा की बात करता हूं। अच्छा दिख रहा है ना? चलो देखो बच्चे, छ त्रंग ज्ञा और स्रा की अगर बातें करें तो
इसके अंतर्गत एक बात जो पाओगे आप बच्चे कि जो इसमें 6 से ये 6 है, इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका कै प्लस शय। क्या हो जाएगा बच्चों? कै प्लस शय हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसको कै प्लस शय लिखो, ये इस तरह की बात करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों ता प्लस रा, और इस ज्ञा की बात करोगे तो ये हो जाएगा ज्या प्लस इया, और सरा की बात करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा सा प्लस रा। अब जब इसी को आगे बढ़ाओगे बच्चे तो अगर इसी को स्वर रहित कर दोगे तो ये हो जाएगा कै प्लस शय प्लस ए वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए वर्ण हो जाएगा। त्रा को लिखोगे तो ये हो जाएगा ता प्लस रा प्लस आ वर्ण हो जाएगा बच्चों। और अगर ज्ञा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ज्या प्लस इया प्लस आ वर्ण हो जाएगा। और अगर सरा की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा सा प्लस रा प्लस आ हो जाएगा, सा प्लस रा प्लस आ हो जाएगा बच्चों। तो इस स्थिति में एक बात जो आप बच्चों को सीखना चाहिए वो सीखो। आप बच्चों को जिसमें से एक बात बहुत ज़रूरी है सीख लेना, वो सिखाता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, मैं इसको और कम कर देता हूँ। ठीक है, इसके भर का जैसे कि पूरा का पूरा अक्षर आपका आ जाए। ये लाया, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ना मोनो ना भाई, ये बढ़ जाओ। ठीक है, ठीक बच्चे। अब एक बात सीखना बच्चों, यहाँ से जिस बात पर आपको ध्यान देना है, छत्रंग ज्ञा और सरा की बात किया गया। आज के समय में क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी वे में आने लगे हैं। अगर मैं उन ट्रिकी वे क्वेश्चंस की बात करूं, यही छत्रंग ज्ञा और सरा पर अगर एक बात आपको ध्यान देने की बात करूं और जिस पर ध्यान देना भी चाहिए बच्चों, वो बात ध्यान दो। देखो क्या बात आपको ध्यान देनी चाहिए अगर मैं उन पर बिंदुओं पर चर्चा करूं प्यारे बच्चों। चलो एक को इस कलर में करता हूँ, ठीक है, या ऐसा करता हूँ, इसको पीला कलर करता हूँ। 1 सेकेंड, पीला करता हूँ और इस पर लाल से लिखता हूँ। एक बात सीखना, छत्रंग ज्ञा और सरा की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा कलर इसको और अच्छा कर देता हूँ, इसका कलर रेड करो, अच्छा दिखेगा। देखो बच्चों, यही छा सेम वर्ण की बात कर रहा हूँ। अगर इसको स्वर रहित कर दिया जाए, छा ये स्वर रहित कर दिया जाए, इसमें त्रा है बच्चों, इस त्रा को स्वर रहित कर दिया जाए, ये छत्रंग, और तीसरा वर्ण है बच्चों ज्ञा, इस ज्ञा को अगर स्वर रहित कर दिया जाए, और चौथा वर्ण है प्यारे बच्चों सरा, इस सरा को स्वर रहित कर दिया जाए। तो एक बात सीखना, यहाँ पर 4 प्रकार की स्थिति बन रही बच्चों, छत्रंग ज्ञा और सरा, 4 प्रकार की इन स्थितियों में आप बच्चों को जैसे ही स्वर रहित कर दिया तो ये जो स्वर है इसको हटा दोगे बच्चों, यानी ये क्या हो जाएगा आपको, आपका कै प्लस शय वर्ण हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कै प्लस शय। इस तरह की बात करेंगे तो ता प्लस रा हो जाएगा बच्चों, और इस ज्ञा की बात करेंगे तो जा प्लस इया हो जाएगा, और इस सरा की बात करेंगे तो सा प्लस रा वर्ण हो जाएगा, सा प्लस रा वर्ण हो जाएगा। यानी कि इन स्थितियों में बच्चे क्या हो जाएगा, ये स्वर रहित है। क्या है बच्चे? ये स्वर रहित है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, स्वर रहित कर देना पड़ेगा, तुरंत स्थिति बदल जाएगी। आज के समय में ऐसे बहुत सारे परीक्षाओं में देखा जा रहा है जिसमें इस तरीके के वर्ण भी आ रहे हैं। ये तो संयुक्ताक्षर की बात किया, संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है बच्चों। कौन कौन से 4 हैं? छत्रंग ज्ञा और सरा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आए तो अब आराम से आपको क्या करना है, कर लेना। एक विशेष बिंदु पर चर्चा करूंगा, फिर क्लास को समाप्त करने की इजाज़त लूँगा बच्चों। वो विशेष बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं आपसे कहूं कि आधा प्लस एक या आधा प्लस एक की स्थिति में अगर आप बच्चों से कहूं कि आधा और एक की स्थिति की बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पर एक बात को सीखने का प्रयास करना। आधा और एक, जैसे आपको कहा जाए कि आधा प्लस एक की स्थिति एक वर्ण की ये बनेगी। पहला वर्ण यानी बच्चे इसमें क्या होगा, हाफ। पहला वर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ, और दूसरा वर्ण क्या होगा, पूरा। और इस स्थिति में अगर आपसे कहा जाए कि दो स्थितियों, वैसे बनती तो तीन स्थिति है, लेकिन हाल फिलहाल मैं आपसे दो स्थितियों की बात अगर करूं, उन दो स्थितियों की अगर बच्चे बातें किया जाए, आप बच्चे से तो ध्यान देना, 1 सेकंड के अंदर आप बच्चों को ध्यान देना है। उन्हीं स्थितियों में अगर मैं दो बिंदुओं पर चर्चा कर दूं बच्चों, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगा, फिर एक एक पॉइंट पर आपसे चर्चा में लाऊंगा। देखो, इन दो बिंदुओं के अंतर्गत एक बिंदु जो सबसे अच्छा निकल के आता है प्यारे बच्चों आपके लिए, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत बार पूछा गया है, जब दोनों वर्ण ध्वनियाँ क्या हों, सेम हों। जब दोनों वर्ण ध्वनियाँ क्या हों, एक जैसी हों, समान हों, एक स्थिति। और दूसरी स्थिति जब दोनों वर्ण ध्वनियाँ असमान हों, यानी कि दो स्थिति बनती है प्यारे बच्चों। कितने प्रकार की स्थिति बनेगी, 2 प्रकार की स्थिति बनेगी। जरा उन दोनों स्थितियों को आप समझने का प्रयास करना। एक में समान, दूसरे में असमान। इन स्थितियों में आप बच्चों को क्या करना है, ये आपको समझना है। आधा प्लस एक मिले, दोनों वर्ण समान मिले बच्चे, क्या हो, दोनों ध्वनियाँ समान हों, दोनों ध्वनियाँ समान। वैसे दोनों ध्वनियाँ समान हों ये लिखने की जरूरत नहीं, तो बच्चे आप ऐसा लिख ही लेते हैं, दोनों ध्वनियाँ समान, दोनों ध्वनियाँ समान होंगी। अगर प्यारे बच्चों दोनों ध्वनियाँ समान हों तो आप बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी स्थिति बनेगी जब दोनों ध्वनि क्या हो, समान हो। 1 सेकंड के अंदर समझिए बच्चे, दोनों ध्वनियाँ समान हों, दोनों ध्वनियाँ, एक में आएगा बच्चे जिसमें दोनों ध्वनियाँ समान हों, दोनों ध्वनियाँ समान हों। और एक ऐसी स्थिति होगी जब दोनों ध्वनियाँ असमान, दोनों ध्वनियाँ असमान हों। एक स्थिति में समान और एक स्थिति में दोनों ध्वनियाँ असमान हों। प्यारे बच्चे जरा एक बात को यहीं पर सीखना, जो बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस बिंदु को समझो। जब दोनों बच्चे वर्ण ध्वनियाँ समान होंगी तो इसी को हम द्वित्व वर्ण बोलते हैं, और द्वित्व वर्ण को ही युग्मक ध्वनि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, यही दोनों स्थितियों में इसको द्वित्व वर्ण को ही युग्मक भी कहा जाता है, जब दोनों समान हों। और दोनों असमान होने के बच्चे स्थिति में इसको हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। यहाँ द्वित्व या युग्मक व्यंजन की बात किया जाएगा, और यहाँ पर आपसे बातें किया कि संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। जैसे दोनों ध्वनियाँ समान हों की अगर बात करें, कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे आप ऐसे समझ लो, दिल्ली, बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका, दिल्ली, पत्ता, पत्ता, ठीक है, दिल्ली पत्ता, ठीक है। इसके बाद मम्मी, मम्मी इत्यादि वर्ण। और अगर हम दोनों असमान ध्वनियों की बात करें बच्चे, जैसे सत्यम, सत्यम, फंदा, ठीक है, अम्बा इत्यादि ध्वनियों की बात करें। एक बात यहाँ से जो बात आपको सीख लेनी है बच्चों, वो सीख लो। क्या सीख लेनी है, ये पहली ध्वनि जो आपका देख पा रहे हो हाफ है, हाफ का मतलब हो गया कि ये स्वर रहित है। पहली ध्वनि कैसी है, स्वर रहित है। और इस एक का मतलब होता है बच्चे कि पहली ध्वनि जो है आप, दूसरी ध्वनि जो है यह स्वर सहित है। एक ध्वनि स्वर रहित और दूसरी ध्वनि स्वर सहित हो, दो स्थितियां बनती हैं। ये आपका विशेष तथ्य हो गया, विशेष बिंदु के अंतर्गत ये पॉइंट आपने सीखा।
कि ऐसी भी स्थिति में आपको उत्तर देना रहेगा तो क्या देंगे प्यारे विद्यार्थियों। दोनों ध्वनियाँ समान हों तो द्वित्व या युग्मक व्यंजन होता है, दोनों ध्वनियाँ असमान हों तो संयुक्त व्यंजन होता है। ये बातें हमने आप विद्यार्थियों से सिखाया भी आपको, और आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। कैसे कहोगे गुरु? जैसे देखो, ला और ला समान समान वर्ण हैं, ता और ता समान है, माँ और माँ समान है। यहाँ देखो, ता और या अलग अलग, ना और दा अलग अलग, माँ और बा अलग अलग है बच्चों। तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। तो देखिए बच्चे, द्वित्व या युग्मक व्यंजन संयुक्त व्यंजन की स्थिति में जो स्थिति बनती है वह बिंदु आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा बच्चे संपृक्त ध्वनि भी आ जाती है। संपृक्त की स्थिति में क्या होती है आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जानते रहिएगा। संपृक्त में क्या होता है बच्चे, जब अपने पूर्व वर्ण से ही उसका उच्चारण स्थल प्रभावित हो बच्चों, तो उसी को हम संपृक्त की बात करते हैं। कब? जब पूर्व वर्ण से ही उच्चारण स्थल उसका प्रभावित हो, तो वही बच्चों आपका संपृक्त व्यंजन या संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे आपका कदम्ब, कदम्ब, ऐसे कुछ करके वर्ण आएंगे तब बच्चे हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में हमने क्या देखा, एक बार हम चाहेंगे कि पैनल को स्विच करें टेक्नीशियन जैसे कि बच्चे स्क्रीनशॉट आप फटाफट लेते जाइए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार आपको दिखा देना चाहूँगा बच्चों। देखो, सबसे पहले हमने वर्णों का उच्चारण स्थान पर शुरुआत किया, फिर उसके बाद किस तरीके से उच्चारण होता है उस पर बातें किया, फिर हमने फिगर के माध्यम से एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कराया। फिर आप बच्चों को वर्णों का उच्चारण स्थल जितने थे 10 क्या 11 हैं, 11 के अलावा अलजीवा वर्ष ध्वनि को हमने भी छोड़ा है इसमें, उसको अगले ध्वनि में बता देंगे कि वर्ष ध्वनि क्या होता है। फिर इसके बाद संयुक्ताक्षर जो होते हैं 4 संयुक्ताक्षर हैं, उन पर भी बहुत अच्छे से हमने चर्चा किया बच्चे। फिर जाकर के संयुक्ताक्षर से ही लगा एक नियम द्वित्व व्यंजन, और इस पर भी चर्चा और परिचर्चा कर लिया बच्चों। तो आशा करता हूं कि बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें और बताएं बातें यहाँ तक बच्चों क्लियर है। तो आप सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि बहुत अच्छे समझ गए होंगे, क्योंकि कल बच्चों दिवाली है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। पूरे संस्थान की तरफ से दीपावली की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर खुशियों वाली क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, तो बच्चे दिवाली जो होगी ना ये खुशियों भरी हो, इसके लिए उत्कर्ष लेकर आया है। विद्यार्थियों की बेहद मांग पर आ गया उत्कर्ष ऐप का दिवाली महाधमाका। 10 से 15 नवंबर तक बच्चे धमाका चला है। फिर मत कहना कि चूक गए। सबसे गुणवत्तामूलक सबसे किफ़ायती ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएँ 90% तक छूट बचे, 90% अप टू 90% ऑफ, यानी 90% तक कोर्स में छूट चल रही है। अप टू 90 का मतलब बच्चे 1% से लेकर के 90% तक हो सकता है। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज, और इसी के साथ बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जो बैच की वैलिडिटी होती हैं मान लो, उस वैलिडिटी में 6 महीने एक्स्ट्रा दिया जा रहा है बच्चों। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इन दोनों लोगों को देख सकते हैं कैसे चमक रही हैं, कैसे हंस रही हैं। तो आप भी चमकेंगे और हंसेंगे तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, या एप्पल का फ़ोन चलाते हैं तो उस पर जा करके चीज़ें मिल जाएंगी प्यारे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप सभी बच्चों को निश्चित सुनिश्चित बहुत सारा लाभ होगा। तो आप सभी दिवाली पर बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए। ये बचाते हुए बच्चे कई बार हम क्या करते हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं बहुत ज़्यादा अधिक उत्साह में। तो ऐसा ना हो कि उत्साह में कुछ आप ऐसी गलतियां कर बैठे हो। और होता क्या है, जैसे दिवाली की छुट्टी पर या कोई छुट्टी पर जब घर परिवार इकट्ठा होता है तो आजकल लोगों में प्यार कम दुश्मनी ज़्यादा दिखती है कि जब वो नहीं थे तो वो हमारे साथ हमारा मेड़ काट लिया था, वो नहीं थे तो हमारे मम्मी को डांटा था, वो नहीं थे तो चाचा झगड़ा हो गया था, वो नहीं हुआ था तो झगड़ा हो गया था, परपंच हो रहा था। तो उसके बाद सभी इकट्ठा होते हैं तो फिर सोचते हैं आज तो हम बाहुबल के साथ हो गए हैं, तो लड़ बैठते हैं। बच्चे लड़ करके लड़ाई झगड़ा परिवार में घर में अच्छा नहीं होता, तो अक्सर छुट्टियों में देखा जाता है। तो इसलिए उससे भी बचिए। और साथ ही साथ बच्चे दिवाली में कई बार ऐसा होता है कि हम पटाखे इतने गजब का छुड़ाते हैं, छुड़ाते छुड़ाते उससे हम खुद भी जल जाते हैं, दूसरों को भी जला देते हैं। कई बार तो हम किसी गाँव के बुढ़ों को डराने के लिए दगा देते हैं, और ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। हाँ, अच्छा है त्यौहार मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, अच्छे
अच्छे से मनाइए। आपस में जो बैर है, जो द्वेष है, बहुत दिनों बाद जब इकट्ठा होइए तो बैठिए और उसे सलटाइए कि ना ये पिछली बार गलती हो गई, अब ऐसी गलती ना हो। परिवार में सामंजस्य बना रहे, घर परिवार में सामंजस्य बना रहे। माता पिता का सम्मान करिए, दादाजी का सम्मान करिए, दादी का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए और देश परदेश हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का जो मानव होने का कर्तव्य है उसका आप पालन करिए बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।